audio and video is clear, and for your attendance, please raise your hands. Do it fast. Please raise your hands for attendance. Yes, thank you so much. Some students are also have to raise hands. All the students raise your hands for attendance. ओके, थैंक यू सो मच। देखिए अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था कल, और इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मटेरियल की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी तक हमारे आसपास जो भी मटेरियल दिखाई देता है मोस्टली वो कितनी स्टेट्स में दिखाई देता है, वो 3 स्टेट्स के अंदर हमें मिलता है। और हम इन मटेरियल की स्टेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी देंगे तो पार्टिकल के स्पेसेस बढ़ेंगे, पार्टिकल के स्पेसेस बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा पार्टिकल के बीच में, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो फ्री मोशन कर पाएंगे, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होगी, और किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई करनी पड़ेगी, रिक्वायर होगी। तो मटेरियल को लिक्विड से गैस में बदलने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब इसके बाद देखिए 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए चैप्टर तो कंप्लीट था, ये 2 आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है इन स्टेट्स के बारे में कि जो मटेरियल है वो 2 और स्टेट के अंदर मिल सकता है, जैसे कि प्लाज्मा की स्टेट। So the fourth state is plasma and fifth state of matter is Bose-Einstein condensate. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेट है। ये सुपर एनर्जेटिक स्टेट है, सुपर एक्साइटेड स्टेट है। जो एटम्स हैं वो सुपर एनर्जी लेकर के, मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी उनके पास होती है, फास्ट मूविंग होते हैं, तो उसी को प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। और बोस आइंस्टाइन ये लो टेम्परेचर पर होता है, ये होता है वेरी हाई टेम्परेचर पर, ये होता है वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप प्लाज्मा को समझिए। देखिए चैप्टर जो है उसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस को तो स्टडी कर लिया था, और उनको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या हीट एनर्जी होती है ये सब डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद मैंने आपको इवापोरेशन भी बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट पर मटेरियल नहीं जाएगा फिर भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो आसपास सराउंडिंग से या जिस भी ऑब्जेक्ट को वो टच करेगा मैटर, उस ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी ले लेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी वो गेन कर लेगा तो फिर से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में, इसको इवापोरेशन बोला था हमने। Now the fourth state of matter is plasma. This is the fourth state of matter. इसमें देखिए पार्टिकल्स क्या होंगे, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं, चमकते हैं। उसका रीजन मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। देखिए ये बेसिकली वैसे तो 4th चैप्टर के अंदर आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उससे रिलेटेड इसकी एक्सप्लेनेशन है प्लाज्मा की। अच्छा, ये प्लाज्मा की स्टेट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? सबसे पहले प्लाज्मा की जो स्टेट है वो आपको देखने को मिलेगी स्टार्स पर। स्टार्स के अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, जिसमें 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर के हीलियम बनाते हैं, और उसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम तक पहुंचती है लाइट की फॉर्म में, जिसको हम लोग सनलाइट बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो सन जो है वो रेडिएशन कर रहा है, जो सन है वो रेडिएशन कर रहा है, बिकॉज जो वहां पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो कौन सी स्टेट के अंदर है, वो प्लाज्मा की स्टेट है। वहां का टेम्परेचर है 10⁻⁷ केल्विन के आसपास, 10⁻⁷ केल्विन। तो इसलिए हाई टेम्परेचर के कारण वहां पर जो भी पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन या हीलियम के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो सुपर एनर्जेटिक है, सुपर एक्साइटेड है।
वो बहुत ही हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, और इतनी हाई एनर्जी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं। तो स्टार्स के ऊपर हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, एवरेज स्टार है, ज्यादा छोटा भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं। और ये जो स्टार है या सन है, इनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन के आसपास होता है। और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से वहां के पार्टिकल्स कौन सी स्टेट में मिलते हैं, वो मिलते हैं प्लाज्मा की स्टेट। और एक जगह पर हम और क्रिएट कर रहे हैं प्लाज्मा की स्टेट, मेटल्स को गर्म करते हैं, उसमें भी प्लाज्मा स्टेट लाई जा सकती है, वाटर को हीट अप करके भी प्लाज्मा स्टेट लाई जा सकती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले ये प्लाज्मा स्टेट कैसे गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी प्लाज्मा की स्टेट को गेन किया जा सकता है। जैसे हम लोग घर पर ट्यूबलाइट यूज करते हैं, ट्यूबलाइट जो होती है इसके अंदर गैसेज फिल्ड होती हैं, नियॉन गैस, आर्गन गैस, इस तरह की गैसेज होती हैं। तो हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि नियॉन गैस, ठीक है। अब नियॉन गैस को हमें प्लाज्मा की स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट प्लाज्मा की स्टेट में लाने का देखिए क्या मेथड होगा। ट्यूबलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तरफ होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो आपको इसकी ट्यूबलाइट की वर्किंग में बताता हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लाज्मा की स्टेट में क्यों आ रहा है। अब सबसे पहले एटम जो है, जैसे कि मैंने नियॉन एटम के बारे में बात की, कौन सी गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, नियॉन गैस। नियॉन गैस का एक एटम बता रहा हूँ कि उस एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। उसका अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है, जैसे कि बायोलॉजी के अंदर आप सेल पढ़ते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 न्यूट्रॉन होते हैं, ये होता है न्यूक्लियस। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर में, अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझनी है। दिस इज द न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक वैसे ही जैसे सेंटर में सन है और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, प्लैनेट्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो सेम ऐसा ही मॉडल है एटम का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जो सेकेंड ऑर्बिट होती है उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, इट इज कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल है 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो नाम बना है वो न्यूट्रल वर्ड से बना है, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ मास है उसके पास। न्यूट्रॉन्स है न्यूट्रल पार्टिकल, प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इनके पास है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास है नेगेटिव चार्ज। तो ये नियॉन गैस का आइटम है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनकी एनर्जी कम है, जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकंड ऑर्बिट में। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। अब देखिए हम एनर्जी को बढ़ाते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए एनर्जी को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए मैंने हीट एनर्जी को दिया, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी किसी भी तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये हीट एनर्जी को गर्म करना शुरू किया, जैसे ही गर्म किया मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को गेन कर लिया। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, इसकी वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में है लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेकंड ऑर्बिट का ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये कहाँ जंप करता है, ये जंप करता है सेकंड ऑर्बिट। तो ये जगह खाली हो जाती है, ये जंप करके कहाँ चला जाता है, सेकंड ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है सेकंड ऑर्बिट के अंदर। और ये जो स्टेट होती है इसी को क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। इसी स्टेट को क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन
किसी भी तरह से एनर्जी गेन करेगा और फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, तो ये जो स्टेट होगी ये होगी एक्साइटेड। तो एक फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जब जा रहा है तो ये स्टेट होती है एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब ये एटम था एक्साइटेड स्टेट। जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने की जगह होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ जंप कर जाता है? फिर से जंप कर जाता है फर्स्ट ऑर्बिट में। लेकिन कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन समझिए। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है 5, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है 5, और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी है 100। तो ये 5 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, ये 100 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 5 एनर्जी के, सेकेंड ऑर्बिट में 100 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आना चाहता है तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 100 एनर्जी होनी चाहिए। तो बाहर से जो भी एनर्जी आ रही है वो कितनी एनर्जी होगी? 95। 5 एनर्जी तो ऑलरेडी इसके पास है, तो 95 एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करके ये कहाँ जंप कर रहा है? ये सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। 95 एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा, 5 एनर्जी इसके पास थी और 95 एनर्जी इसने और ले ली, 5 प्लस 95 हो गई 100 एनर्जी। अब 100 एनर्जी के कारण ये कहाँ जंप कर जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में। अब जैसे ही सेकेंड ऑर्बिट में आएगा ये जगह तो खाली हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की जो प्लेस था। अब देखिए, अब यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 की जगह पे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में गया है वो वापस कहाँ आएगा? वो वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। अगर ये वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या है? एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए 5। फर्स्ट ऑर्बिट की कंडीशन है एनर्जी होनी चाहिए 5। तो ये सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 होनी चाहिए। इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है? 95। जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी सराउंडिंग से, बाहर से, उतनी ही एनर्जी इसको रेडिएट करनी पड़ेगी। अब ये इस एनर्जी को रेडिएट करेगा किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। अब ये इस एनर्जी को रेडिएट करेगा किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, देखिए पुरानी स्टेट में वापस आ रहा है तो ये ग्राउंड स्टेट होगी। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब ये लाइट एनर्जी को रिलीज कर देगा। कितनी लाइट एनर्जी रिलीज करेगा? 95। कितनी लाइट एनर्जी रिलीज करेगा? 95। देखिए मनजीत सेतिया, राम चौधरी, Avni Sharma, if you have any audio and video problem, then please raise your hand. If you have questions, doubts, we will ask after completing this topic. अगर आपको ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है तब आप हैंड रेज कीजिए। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। यस अवनी शर्मा। Sir, my video is not clear. बेटा वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। Okay, sir. Thank you. Here we are using 3 network connections. Okay, sir. ओके, फिर से देखिए। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 थी, इसने बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब की, 95 एनर्जी एब्जॉर्ब की, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, किसी भी तरह से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्ब करके 5 प्लस 95, 5 एनर्जी इसके पास थी, 95 एनर्जी इसने गेन की, एब्जॉर्ब की। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 100। और 100 एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जाता है? सेकेंड ऑर्बिट में। 100 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कहाँ जगह है? सेकेंड ऑर्बिट में। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, वो तो शेल, वो जो शेल है, वो जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। ये जो सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आया था इसी स्टेट को क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट। और ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जो फर्स्ट ऑर्बिट थी उसको क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट। तो ये एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? ये तो 100 एनर्जी लेकर के बैठा है,
लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होनी चाहिए 5, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास है 95। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसने बाहर से गेन की थी उसी एनर्जी को ये रिलीज करेगा लाइट की फॉर्म। तो जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट होती है। तो जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है उसके बाद वो कौन सी एनर्जी को रिलीज करता है, लाइट एनर्जी को रिलीज करता है। इसीलिए तो मैंने लिखा था प्लाज्मा में पार्टिकल्स ग्लो करते हैं, चमकते हैं। तो यही कारण है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करना, जंप करना, पहले फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाना, तब वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, फिर सेकंड ऑर्बिट से फिर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, सेकंड से वापस फर्स्ट में आता है, अपने प्लेस पर वापस आ जाता है, और उस दौरान ये लाइट एनर्जी को रिलीज करता है। तो इस तरह से एटम्स ग्लो करते हैं, चमकते हैं। अब मैं आपको ट्यूबलाइट की वर्किंग बताता हूँ, इसमें क्या होगा। ट्यूबलाइट के अंदर हम लोग एक क्लोज्ड चैम्बर का यूज करते हैं, क्योंकि गैस को फिल करना है। इस तरह से एक क्लोज्ड चैम्बर होता है, ग्लास ट्यूब होती है। ये ग्लास ट्यूब के दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। यहाँ पर लगा होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको मैंने डार्क किया, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ हमने क्या जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रोड और लगाया। अब ये नेगेटिव है, ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जा रहा है, तो इट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज किए जा रहे हैं। दिस इज द बैटरी, ये कनेक्शन वायर्स है, और जिस इलेक्ट्रोड के साथ बैटरी का प्लस कनेक्टेड है उसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जिसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है उसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल भी बोल सकते हैं, या आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो देखो क्या होगा, और ये जो थी ये क्या थी, दिस इज ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है, और इसके अंदर कौन सी गैस फिल करनी है, नियॉन गैस। तो यहाँ पर नियॉन गैस के एटम्स है, ये एटम्स है नियॉन गैस। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, एक स्विच भी लगा देते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और किस तरफ जाना चाहेंगे, बैटरी के प्लस की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव पार्टिकल्स, तो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो बैटरी का प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इनके आने का रास्ता क्या है, ये दिस इज द वे। ऐसा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन किस तरफ आना चाहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आना चाहता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहता है। लेकिन रास्ते में क्या आ रहे हैं, रास्ते में नियॉन गैस के एटम आ रहे हैं। रास्ते में किसके एटम्स आ रहे हैं, ये नियॉन गैस के एटम्स मैंने बनाए हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा तो रास्ते में क्या तो रास्ते में ये प्रोबेबिलिटी है कि ये किससे टकराएगा, नियॉन गैस के एटम। यहाँ पर हमने गैस के पार्टिकल्स भर रखे हैं बहुत सारे। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली माइनस से प्लस की तरफ नहीं आ सकता। अगर ये पूरी ट्यूब खाली होती, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते, हम वैक्यूम क्रिएट कर देते, तो इसका मतलब इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, तब इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट नेगेटिव से किस तरफ चले जाते, प्लस की तरफ चले जाते। लेकिन अभी हमने इसके अंदर नियॉन गैस को फिल कर रखा है। अगर नियॉन गैस को फिल कर रखा है तो ये नियॉन के पार्टिकल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो ऐसा नहीं आ सकता, रास्ते में करेगा कॉलिजन। कॉलिजन करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और रास्ते में ये नियॉन गैस का एटम आया, इससे टकराया। तो जैसे इससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करते ही ये एटम क्या हो जाएगा, ये एटम हो जाएगा एक्साइटेड। और अभी मैंने आपको बताया था एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, कि फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इस इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा था, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। फिर से देखिए एटम के स्ट्रक्चर में क्या बताया था मैंने अभी आपको, ये न्यूक्लियस था जिसमें 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन थे।
तो यहाँ बताता हूँ। ये 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस था। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसके साथ कोलाइड करने वाला है। देखो ध्यान से समझते जाओ, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है और इस तरफ हमने क्या जोड़ रखा है, इस तरफ हमने जोड़ रखा है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके किस तरफ जाना चाहता है, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चला और किस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। रास्ते में किसका एटम आ रहा है, नियॉन गैस का। इसके रास्ते में कौन सा एटम आ रहा है, नियॉन गैस का। तो नियॉन गैस का एटम जब आ रहा है तो देखिए क्या प्रोसेस होगी। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चल करके आ रहा था, रास्ते में नियॉन गैस का एटम आया और उसके इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड कर गया। अब मान लीजिए इसकी एनर्जी 100 है, इसकी एनर्जी है 95 और ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेकर के बैठे। और इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। पहले मैंने बताया था हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो 5 + 95 टोटल एनर्जी 100 हो जाती है। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन से एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी दे रहे हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा बढ़ रहा था आगे, रास्ते में नियॉन गैस के इलेक्ट्रॉन से टकराया, जैसे ही इससे टकराएगा एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। इसकी एनर्जी 5 थी, उसकी एनर्जी 100 थी। तो जब ये इससे टकराएगा इसकी एनर्जी तो 100 हो जाएगी और वो 5 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, 5 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करने के बाद जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वो तो चला जाएगा। कितनी एनर्जी से, 5 एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो गई थी। जो 100 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था वो इससे टकराया, इसकी एनर्जी को 100 कर गया और उसकी एनर्जी कितनी होगी, 5। अब उसकी एनर्जी कितनी होगी वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर गया, वो 100 हो गई। अब 100 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। तो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। तो जैसे ही जंप करेगा ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, इसकी क्या बताया था मैंने, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसी स्टेट को क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मा स्टेट बोला जा रहा है। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। देखिए जहां से चल करके ये आया था वापस उसी जगह पर जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इसकी जो शेल है वो कंप्लीट है। तो यहाँ से ये जंप करेगा वापस फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 5 एनर्जी। कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 5 एनर्जी। लेकिन इसके पास तो 100 एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है, 95। तो ये 95 एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करेगा, ये 95 एनर्जी को रिलीज करेगा किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म। किस फॉर्म में रिलीज करेगा, लाइट की फॉर्म में। कितनी एनर्जी को, 95 को 95 एनर्जी रेडिएट कर दी, बाकी एनर्जी कितनी बची, 5। तो ये 5 एनर्जी से फिर से फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने लगेगा। इतनी देर में फिर कोई और इलेक्ट्रॉन आकर के फिर टकरा जाएगा। तो यहाँ ट्यूबलाइट के अंदर यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं और रास्ते में आने वाले नियॉन गैस के एटम्स के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। और जैसे ही कोलाइड करते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट में आने पर वो कौन सी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, वो रेडिएट करते हैं लाइट एनर्जी को। जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो कौन सी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, लाइट एनर्जी को। इसी वजह से ये ट्यूबलाइट ग्लो करती है। तो ट्यूबलाइट के अंदर जो नियॉन गैस है वो कौन सी स्टेट में है, वो एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब कि प्लाज्मा स्टेट में। तो अगर अभी आपके रूम में ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है तो वो जो मटेरियल है उसके अंदर जो नियॉन गैस है, आर्गन गैस है, वो कौन सी स्टेट में मिलेगी, वो प्लाज्मा की स्टेट में मिलेगी आपको। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, तो दिस इज द प्लाज्मा स्टेट, ये होती है प्लाज्मा स्टेट। अब ध्यान से डेफिनेशन सुन लीजिए। इन द प्लाज्मा स्टेट सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स होते हैं आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में। आयोनाइज्ड गैस मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है या डेफिशिएंसी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है, उसको आयोनाइज्ड गैस बोलते हैं। और हमारी जो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, जो ट्यूबलाइट हम यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल नेम है फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में ये गैसेज होती है, नियॉन गैस, आर्गन गैस, जिनको नोबल गैसेज बोला जाता है। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो
फ्लो करके हम इनको एक्साइटेड स्टेट में ला सकते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में लाने का मतलब है ये कौन सी स्टेट में होंगे, ये प्लाज्मा स्टेट में होंगे, विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा स्टेट में ये क्या करेंगे, ये ग्लो करेंगे, अपने अंदर से लाइट एनर्जी को रेडिएट करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। और प्लाज्मा की स्टेट एक तरीके से और गेन की जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए हम आयरन ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं। मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, उसको गर्म करना मैंने स्टार्ट कर दिया। और आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, वो आयरन को पहले गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो वो रेड कलर का दिखाई देता है, गर्म करते हैं तो वो रेड कलर का दिखने लगता है। तो इसका मतलब उसके अंदर भी जो एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं और लाइट एनर्जी को रेडिएट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कौन सा कलर रेडिएट कर रहे हैं, रेड कलर। आप उसको और गर्म करेंगे तो वो जो रेड कलर है वो धीरे धीरे ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि वो जो आयरन था जिसको आप 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर चुके, मेल्ट हो चुका है आयरन, जैसे ही सॉलिड स्टेट में था हमने इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म करते ही 200-300 डिग्री सेल्सियस पर वो रेड कलर का दिखने लगेगा। इसका मतलब वो भी प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमने इसको और गर्म किया तो 1535 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री में, ये मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, 1535 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो इतने डिग्री सेल्सियस पर आयरन मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद हम उसको और गर्म कर रहे हैं 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हीटअप करने पर वो गैस स्टेट में चला जाएगा, 3000 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस स्टेट में चला जाएगा। तो आयरन भी गैसियस वेपर गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने इसको और गर्म किया 3500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय पर हम देखते हैं कि आयरन जो है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। व्हाइट कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर से सभी कलर निकाल रहा है। ये आपने पता रखा होगा विद ग्योर। तो ये 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें कैसे अपीयर होता है, व्हाइट। तो उस समय आयरन के अंदर से ये 7 कलर्स निकल रहे हैं और ये 7 कलर जब हमारी आइज में जाते हैं तो हमें वो कैसा अपीयर होता है, व्हाइट अपीयर होता है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को भी प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्स के ऊपर जो भी हाइड्रोजन हीलियम एलिमेंट है, कुछ क्वांटिटी में कार्बन भी है वहां पर, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है सन के ऊपर। तो वो भी कौन सी स्टेट में है, वो भी प्लाज्मा स्टेट में। सुपर एक्साइटेड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो इतने गर्म होते हैं, इतनी एनर्जी होती है उनके पास कि वो समझते हैं, ग्लो करते हैं, अपने अंदर से लाइट एनर्जी निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। तो ये थी प्लाज्मा की स्टेट। अब एक लास्ट स्टेट और है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए अभी ये स्टेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर करने हैं रफ नोटबुक में। कल से मैं आपको इसके आंसर लिखवाने स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताऊंगा, आप यहाँ से नोट करेंगे वॉल पर। अभी आप रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रफ नोटबुक में। नाउ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको शॉर्ट में बीईसी लिखा जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। देखिए सबसे पहले 1920 के अंदर, 1920 के अंदर सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके ये प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन मतलब कि भविष्यवाणी की कि मटेरियल की एक फिफ्थ स्टेट भी होनी चाहिए, एक फिफ्थ स्टेट भी होनी चाहिए। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने तो कुछ कैलकुलेशंस में ये देखा था कि हाँ एक फिफ्थ स्टेट और होनी चाहिए, सिर्फ इन्होंने प्रेडिक्शन की। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनकी ये जो स्टडी थी उसको कंप्लीट किया। उन्होंने देखा कि ये सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखी है, डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, कुछ कैलकुलेशंस लिखी है। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस की ये जो थ्योरी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको प्रूव किया, इसको पेपर पे प्रूव किया, नॉट प्रैक्टिकली। तो ये इसको रिटर्न लिख करके प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसी एक फिफ्थ स्टेट भी पॉसिबल होनी चाहिए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस स्टेट को कंप्लीटली स्टडी किया था और इसके बारे में थ्योरी लिखी थी, लेकिन वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय पर ऐसे अरेंजमेंट नहीं थे कि एक्सपेरिमेंट करके इस स्टेट को प्रूफ किया जा सके। लेकिन 2001 में दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको प्रूव करके बताया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी पॉसिबल है। जो आइंस्टाइन ने या सत्येंद्र नाथ बोस ने जो प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल सही की थी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है।
और वो जो साइंटिस्ट है वो है, वन इज रीमन एंड सेकंड साइंटिस्ट इज कर्नल एंड वुल्फ गैंग। तो ये 2-3 साइंटिस्ट ने कब 2001 में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि किस स्टेट ऑफ मैटर होती है। अब उस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या होगा। जैसे समझ लो क्या क्या बताया। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ प्रेडिक्शन की थी कि किस स्टेट ऑफ मैटर भी पॉसिबल हो सकती है। आइंस्टाइन ने उसके लिए फॉर्मूला लिखे। ये भी प्रूफ करके नहीं बता सके, प्रैक्टिकली प्रूफ करके नहीं बता सके क्योंकि अरेंजमेंट नहीं थे। 2001 में इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर के ये प्रूफ करके बताया कि किस स्टेट ऑफ मैटर में मटेरियल को लाया जा सकता है। कैसे? मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको क्या लिखा था हमने, 0 केल्विन। जो 0 केल्विन टेम्परेचर है वो कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर के आसपास, मतलब 1 केल्विन 2 केल्विन टेम्परेचर कर दिया जाता है, 0 केल्विन के आसपास टेम्परेचर कर दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर के अंदर गैस ली। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, दूर दूर है। अब जैसे मैं इसको ठंडा करने लगता हूँ, तो आपको पता है कि हम जब भी किसी मटेरियल को कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उस समय पर पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं और सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने गैस को ठंडा किया। तो जैसे मैं इसको ठंडा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो रहे हैं। तो इस तरह से ये क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। फिर और ठंडा करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। और ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। तो ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और ये जो स्टेट आएगी, इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ये मटेरियल कौन से स्टेट में आ गया, ये सॉलिड स्टेट में आ गया। तो गैस के पार्टिकल से दूर दूर ठंडा किया तो क्लोजली स्पेस्ड हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। दिस इज गैस। क्लोजली स्पेस्ड हो गए तो किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। और ठंडा करेंगे तो इनकी हीट एनर्जी और कम हो जाएगी, इनके मोशन और स्लो हो जाएंगे, सिर्फ ये वाइब्रेशन करेंगे। अगर सिर्फ ये वाइब्रेशन कर रहे हैं तो मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सॉलिड। अब हम और ठंडा करते जा रहे हैं, और ठंडा करते जा रहे हैं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, तो 0 केल्विन टेम्परेचर के आसपास हम ये देखते हैं कि सभी एटम्स का बिहेवियर सेम हो जाता है। देखिए रूम टेम्परेचर पर जो भी आपको सॉलिड दिख रहे हैं ना, उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, उन सब पार्टिकल्स की एनर्जी लेवल्स अलग अलग है, सबकी एनर्जीज अलग अलग है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और इस वे में बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी की वे में, तो सब पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग है रूम टेम्परेचर पर अगर सॉलिड है। लेकिन जब हम इसको ठंडा कर रहे हैं तो सब जो पार्टिकल, ये जो भी पार्टिकल्स आपको इसमें दिखाई देंगे, वो सब पार्टिकल्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, एक जैसे, सबका एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा। सब पार्टिकल्स रुक जाएंगे, वाइब्रेशंस भी नहीं कर रहे, इनका मोशन जो है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, रुक चुका है। अब ये पार्टिकल्स क्या नहीं कर रहे, ये अपनी जगह पर वाइब्रेशंस नहीं कर रहे। वाइब्रेशंस भी नहीं कर रहे तो मतलब इनके पास एनर्जी ही नहीं है, ये मोशन ही नहीं कर पा रहे, इनका टेम्परेचर 0 हो चुका है और इनकी हीट एनर्जी, इनकी एनर्जी बिल्कुल 0 हो चुकी है। और ये जो पूरा मटेरियल था, फिर ये पूरा का पूरा मटेरियल एक एटम की तरह बिहेव करता है और इसको बोला जाता है सुपर एटम। तो ये पूरा जो सॉलिड था वो एक ही एटम की तरह बिहेव करेगा, वो सारे एटम एक जैसे आइडेंटिकल होंगे। फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एटम्स के बीच में स्पेसेस है, गैस है या नहीं है, वो पूरा एक ही एटम दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड सुपर एटम। और ये जो सुपर एटम जब बन जाता है, इसी स्टेट को क्या बोला जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडम। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, एट वेरी लो टेम्परेचर। कितने केल्विन के आसपास, 0 केल्विन के आसपास। 1 केल्विन 2 केल्विन टेम्परेचर कर देंगे, उस समय आपको ये लोएस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा, उस पर ये सब पार्टिकल्स की एनर्जी 0 हो जाएंगी, ये पार्टिकल रुक जाएंगे, वाइब्रेशन इनके बंद हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये कैसा बिहेव करेगा, एक सुपर एटम की तरह। सब एटम्स आइडेंटिकल हो चुके हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा कि ये एटम्स अलग अलग है, इनके बीच में स्पेसेस है। वो सब कंबाइन होकर के क्या लगेंगे, एक ही एटम लगेगा। पूरा मटेरियल एक ही एटम की तरह बिहेव करेगा, एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। पूरा मटेरियल ऐसा बिहेव नहीं करेगा कि वो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बने, वो पूरा का पूरा मैटर क्या बन जाएगा, सिर्फ एक पार्टिकल। दैट इज कॉल्ड सुपर एटम। दिस इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यस कौशिक जैन को करो। Hello. कौशिक जैन, कौशिक Sir, जैन, व्हाट इज, I was asking.
सर आई वाज आस्किंग दैट कि स्लाइम का स्टेट क्या होता है फिर? देखिए स्लाइम जो है वो सेमी सॉलिड में आता है। हम लोग सेकंड चैप्टर में कोलॉइड पढ़ेंगे। कोलॉइड वो एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा स्लाइम। तो सर इस सेमी सॉलिड स्टेट की का स्टेट में। सर एक बार करवाने में कौशिक को फिर से रेज हैंड करो। कौशिक दोबारा से। कौशिक रेज योर हैंड। यस कौशिक। सर तो फिर इस स्टेट का कोई नाम नहीं होता? बेटा वो एक मिक्सचर है, मिक्सचर सेमी सॉलिड, उसको कोलॉइड बोला जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे मैंने कि वाटर के अंदर क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो वो एक बन गया सॉल्यूशन, वो एक बन गया मिक्सचर। ठीक है। अब जो सॉल्ट था वो तो सॉलिड स्टेट में था, जो वाटर है वो तो लिक्विड स्टेट में है। तो दो मटेरियल अलग अलग स्टेट के अंदर उनको मिक्स किया जा रहा है। दोनों मटेरियल अलग अलग स्टेट में उनको मिक्स ओके किया जा रहा है उसको। ठीक है। मेरा डाउट हो गया।